हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनुस। तो बच्चों, आज का जो वन शॉट है ना, उसका टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो। और हमने क्या पढ़ा था उस चैप्टर में? हमने पढ़ा था कि कैसे उनका फूड का फॉर्मेशन होता है, कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेसिकली वो कैसे अपना खाना बना रहे। अब रेस्पिरेशन में हम लोग उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने खाने को यूटिलाइज कर रहे हैं, खाने का एसिमिलेशन कर रहे हैं। तो जो भी ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, अब आपको पता होगा कि उस खाने का यूटिलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग तरह के मूवमेंट्स, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद ट्रांसपिरेशन है, एंड इतने सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। ये सब कुछ करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना प्लांट्स को। तो वो सारी एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन करने के बाद। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं basically the breakdown of the food materials that were formed in photosynthesis chapter. So let's get started with a new one shot new chapter. Let's go. So सबसे पहले देखो, हम लोग इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। अब रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है और क्या होता है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना था जब हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा रहे थे फोटोसिंथेसिस में, अब उसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे तो उसको तोड़ते हुए एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी स्टोर होगी प्लांट्स में एटीपी के फॉर्म में, और तब जाकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और एक और चीज, यहाँ पर इस चैप्टर में आप जो जो चीजें रॉ मटेरियल के तौर पे पढ़ोगे ना कि ये जरूरी होता है रेस्पिरेशन कराने के लिए, तो वो सारी चीजें फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस कराया हमने तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी था कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल था, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का तो हाइड्रेट बना था ना, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और वही कार्बोहाइड्रेट बनता है क्या? ग्लूकोज। वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। तो वहां पे रॉ मटेरियल था कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी ना रेस्पिरेशन की, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर यही प्रोडक्ट वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूटिलाइज होता है एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चैप्टर आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटरलिंक्ड हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि these two chapters are one of the most difficult chapter in this 11th biology syllabus. So इसे बहुत ही धीरे धीरे से हौले हौले से हम लोग पढ़ेंगे, इसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे। हर एक प्रोसेस, हर एक रिएक्शन, हर एक कॉन्सेप्ट को हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है, और इससे हमें हर एक चीज ग्रास्प कर लेनी है, और कहीं ना कहीं हमें हर बार इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के चैप्टर को। तो अभी मैं क्या कह रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ था, जो कि रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है? यहाँ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के बच्चों ऑक्सीडेशन कैसे हुई? ना हुई ना। तो बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट से आया। जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप लिख रहे होते हो तो लास्ट में 6O2 लिखते हो ना, तो वही O2 काम आता है यहाँ पर रेस्पायर करने के लिए प्लांट्स को। सो ऑक्सीडेशन, आप लोगों को पता होगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन होती है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं।
है ना, बर्निंग होती है। अगर ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंटल लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट वाले स्लाइड्स में आपने देखा होगा कि वो जो बेल जार था, ऑक्सीजन के बिना उसके अंदर ना कैंडल जल पा रही थी देर तक, और ना वो कौन सा जानवर था जो माउस रखा हुआ था ना, माउस जिंदा रह पा रहा था, वो सफोकेट कर रहा था क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रही थी रेस्पिरेशन के वजह से। रेस्पिरेशन के वजह से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जितना भी बेल जार के अंदर ऑक्सीजन था वो सारा कंज्यूम कर लिया गया, और वहां पे प्लांट्स तो थे नहीं बेल जार के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो पाई। तो आप समझ रहे हो कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं दोनों चैप्टर्स को आपस में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यानी कि रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी होता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में फॉर्म हुआ था, बना था, और हम उसे सिंपल भाषा में ग्लूकोज भी कहते हैं। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो ये सारी चीजें सेल के अंदर होगी, विद इन द सेल होगी। अब कहाँ कहाँ पर सेल के अंदर कहाँ कहाँ पर होगी, ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्लास 10th में पढ़ा था ना आप लोगों ने कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फिर पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी रिलीज होती है, देन दैट प्रोसेस अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ये आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला जो रिएक्शन है, यानी कि पायरुवेट विच इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, तो वो जो एनर्जी वाला पोर्शन आया वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा ना बेटा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं उसे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो पावर कंटेन कर रहा है, पावर कंटेन कर रहा है यानी कि एनर्जी कंटेन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की सिंथेसिस हो कहाँ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से भी हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में 3 चैप्टर्स कनेक्ट करेंगे। एक तो रेस्पिरेशन जो ये खुद है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया था, उसमें हमने प्लास्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने साइटोप्लाज्म डिस्कस किया था, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस किए थे। वो सब का काम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में पड़ता रहेगा। सो ये सारी चीजें होगी। अब देखो सेल के अंदर क्या हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी रिलीज हो गई, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्यों कहेंगे, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है ये रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ही तो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर ही तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पूरे सेल के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही है बच्चों। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। चलो, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग। प्लांट अब्जॉर्ब करता है वाटर को, प्लांट के रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, तो क्या उनको ताकत नहीं लगती है, क्या उनको एनर्जी नहीं लगती है। मूवमेंट, इतने तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इतने तरह के मूवमेंट्स हैं, ये सब में क्या उसे एनर्जी नहीं लगती है। रिप्रोडक्शन करवाते हैं प्लांट्स, तो क्या रिप्रोडक्शन में एनर्जी खर्च नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग भी तो वो कर रहे हैं ना थ्रू स्टोमेटा, थ्रू लेंटिसेल्स, तो उन सब में उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही एनर्जी जो रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज हुआ वो यूज्ड अप हो जाएगा इन डूइंग दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस, एंड अल्टीमेटली फिर उसी प्रोसेस के थ्रू हम फोटोसिंथेसिस भी करवा लेंगे और फिर से रेस्पिरेशन होगा और फिर से एनर्जी बनेगी। एक तरह का समझो कि एक साइकिल है, एक लूप है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ग्लूकोज और 6O2, वही 6O2 जो वहां पर निकल रहा था यहाँ पर यूज्ड अप हो गया, वो 6O2 मिलकर बना देगा 6CO2 प्लस 6H2O और ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ये वही वाला डायग्राम है, देखो ध्यान से देखो,
इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाया? फोटोसिंथेसिस कहलाया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाया? रेस्पिरेशन कहलाया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इजी। देखो दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरह का प्लास्टिड है जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट्स कंटेन करता है। ग्रीन पिगमेंट कंटेन करने का क्या मतलब है? कि वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, और अगर लाइट एनर्जी को वो अब्सॉर्ब करेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वाटर के प्रेजेंस में, वाटर की स्प्लिटिंग करा के, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। अगर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का वन शॉट नहीं देखा है तो बेटा जी आई विल रिक्वेस्ट यू कि अभी यहाँ से हटो और पहले जाकर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का वन शॉट देखो, उसके बाद वापस यहाँ पर आना, क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस के अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ने जाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन भी बना। अब वही ऑक्सीजन यहाँ, ये क्या कौन सा ऑर्गेनेल है बेटा? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या है? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। वही ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में यूज अप होगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज यहाँ पर यूज होगी, केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी का यहाँ पर यूज होगा, और ये फिर बना लेगा क्या? CO2 और वाटर, जो कि रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बहुत ही एक साइकिल है। प्लांट में होने वाले सारे प्रोसेसेस में ये एक साइकिल है। पहले फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें से जो बना वो यूज हो गई रेस्पिरेशन में, अब रेस्पिरेशन में जो बना वो यूज हो गया फोटोसिंथेसिस में, फिर फोटोसिंथेसिस में जो बना वो यूज हो गया रेस्पिरेशन में। कहने का मतलब ये है फोटोसिंथेसिस में बना ऑक्सीजन और ग्लूकोज, वही ग्लूकोज टूटेगा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के हेल्प से। अब बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, और वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज अप हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में, वाटर की स्प्लिटिंग होगी और वहाँ का वाटर का जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रेट कर देगा और कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ये आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा आसान। चलिए आगे चलो। कंपाउंड्स जो ऑक्सीडाइज होते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर, उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोला जाता है। जिसको जलाया गया, जिसको तोड़ा गया, उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। जिसको तोड़ा गया उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। अच्छा ये बताओ, फोटोसिंथेसिस में किसको तोड़ा जा रहा था? वाटर को तोड़ा जा रहा था, उसकी स्प्लिटिंग की जा रही थी, है ना। तो वाटर वहाँ पर एज अ सबस्ट्रेट या फिर एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा था, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा था, वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2 मिल गया था, जिससे हम क्या बना रहे थे? CH2O बना रहे थे, है ना। यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, CH2O, राइट। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज किए जाते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर, उनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि मोस्ट कॉमन है, फिर आ जाता है प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड भी एज अ सबस्ट्रेट काम करता है और उसकी भी ऑक्सीडेशन होती है, वो भी तोड़ा जाता है और उससे भी एनर्जी निकलती है। लास्ट स्लाइड्स जब चल रही होगी ना इस वन शॉट की, तब मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितना कैलोरी रिलीज होता है, फिर प्रोटीन और फैट से कितना रिलीज होता है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट वाले टॉपिक में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ द एनर्जी रिलीज्ड इज नॉट यूज डायरेक्टली। जो एनर्जी रिलीज हुई वो डायरेक्टली नहीं यूज होगी, वो कन्वर्ट होगी एटीपी में बेटा जी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। मान लो आपने ना घर में बहुत सारा काम किया, दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई कर डाली आपने, बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया मम्मी पापा को, पंखे साफ कर दिए, विंडो से कर्टन्स निकाल दिए, मशीन में डाल दिया, उसको धुल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे काम कर दिए। तो अब आपके पापा ना खुश हो गए,
बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। अब कह रहे बेटा आज से तुम्हारा मंथली पॉकेट मनी डबल। तो आप हो गए सुपर खुश, क्योंकि आप सोच रहे हो अब 1000 मिलता था मंथली पॉकेट मनी, अब 2000 मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये स्नैक्स, वो स्नैक्स, सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखो मान लो आपको 2000 का नोट मिला, 2000 का नोट मिला, आप उसको बचा कर रखे हो और सोच रहे हो कि जब मैं शाम को स्नैक्स लेने जाऊंगा तो इसको खर्च करूंगा। आप दुकान पर गए, 100 रुपए के स्नैक्स लिए और बाकी के पैसे दुकानदार ने आपको वापस कर दिए। आपने 2000 का नोट तुड़वाया है ना, वो टूटा, वो नोट टूटा और बहुत सारे चेंज आपको मिले उसके बदले, राइट। आपको 1900 का चेंज मिल गया आपको, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब हम उसे कनेक्ट करेंगे ना तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि टूट गया क्या, ग्लूकोज टूट गया। ग्लूकोज के टूटने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब वो एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट रहेगी, किसके फॉर्म में स्टोर्ड रहेगी, वो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। वही करेंसी जो आपको वापस मिला स्नैक्स लेने के बाद, 100 रुपए के स्नैक्स आपने लिए, उसके बाद आपको वापस से क्या मिल गया, सारी करेंसीज मिल गई लौटा कर। तो यहाँ पर उसी तरीके से एटीपी को यूज किया जाता है। जितना ज्यादा खर्चा करना है ना वो उसी एटीपी में से करना होगा, बाकी का एटीपी बचा रह जाएगा। मान लो 38 एटीपी है, 38 एटीपी में से प्लांट को जरूरत थी सिर्फ 7 एटीपी की, उससे ज्यादा प्लांट को नीड नहीं थी कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो उतनी एटीपी रिलीज कराएगा और उससे एनर्जी मिलेगी, 7 एटीपी के बराबर की एनर्जी मिलेगी और 31 एटीपी आराम से बचा रह जाएगा। दैट इज द थिंग। सो व्हेन एनर्जी इज नीडेड एटीपी इज ब्रोकन डाउन। जब एनर्जी नीड होगी तब एटीपी ब्रेक डाउन कर जाएगा। जिस तरह से जब आपको स्नैक्स चाहिए होंगे वो सारे एनर्जी जो करेंसी है आपके पास, जो पैसे हैं आपके पास, उसमें से आप उतना खर्च करोगे, बाकी का आप बचा रह जाएगा। सो हेंस एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बहुत बढ़िया, बहुत ईजी है, शाबाश। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ के हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जब रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को O2 चाहिए होता है तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जस्ट इसका उल्टा होगा फोटोसिंथेसिस में। फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गेट CO2 एंड गिव आउट O2। यहां लिख देती हूं मैं, फॉर फोटोसिंथेसिस plants get CO2 and give out O2। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया आपको। चलो प्लांट्स में ना गैस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स आर दोस स्ट्रक्चर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट के सरफेसेस में। स्टोमेटा जनरली ग्रीन सरफेस ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है, चाहे वो ग्रीन सरफेस लीफ की हो, स्टेम की हो, ब्रांचेस की हो, कहीं की भी हो। और लेंटिसेल्स वुडी बार्क में प्रेजेंट होते हैं। दो ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं प्लांट को। तो दीज आर द लेंटिसेल्स और ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा तो आप लोगों को पता ही है, स्टोमेटा क्या होता है, इट इज द टाइनी पोर या टाइनी ओपनिंग, राइट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो वाई प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट को कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की नीड क्यों नहीं होती है, बिकॉज हर एक प्लांट का पार्ट ना अपना खुद का गैशियस एक्सचेंज का ख्याल रख लेता है। उसको कितना गैशियस एक्सचेंज का नीड है इसका ख्याल वो खुद रख लेता है, जिसके वजह से गैस की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड है, तो उसे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत पड़ती नहीं है। एंड गैशियस एक्सचेंज बहुत लो होती है इन प्लांट्स एज कंपैरिजन टू द एनिमल्स। हमारे में गैशियस एक्सचेंज इतना ज्यादा जरूरी है, अभी आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है। हाँ जी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना यार, ठीक है, देख लेना। और उसमें आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए
गैशियस एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत स्लो होती है। लीव्स आर अडेप्टेड फॉर मैक्सिमम गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो इसके वजह से O2 रिलीज हो जाती है सेल के अंदर। तो लीव्स ज़्यादातर अडेप्टेड होती है गैशियस एक्सचेंज में। ये सारे रीजंस थे कि क्यों प्लांट को कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं चाहिए होता है। उसके अलावा मोस्ट लिविंग सेल्स हैव कांटेक्ट विद एयर, बहुत सारे लिविंग सेल्स जो प्लांट में हैं वो एयर के कांटेक्ट में हैं, सो दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस से वो काफ़ी क्लोज हैं, तो उनको किसी ऑर्गन की या फिर किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्लोज टू द एटमॉस्फेयर एंड दे कैन जस्ट अब्जॉर्ब द एयर, दे कैन जस्ट अब्जॉर्ब द गैस, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। In stems, living cells are organized in thin layers beneath the bark. They also have lenticels. तो stems में ना जो living cells होते हैं वो पतली सी लेयर में, बार्क के पतली सी लेयर में छुपे हुए से होते हैं, और उसमें लेंटिसेल भी प्रेजेंट होता है, वही लेंटिसेल जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर है? लीफ, स्टेम और रूट्स में पैरेन्काइमा के सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ढीला ढीला सा उसका पैकिंग होता है, जिसके वजह से इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, और अगर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे तो एयर की नीड जो है वो फुलफिल हो जाएगी और आसानी से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, चाहे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस हो, आसानी से हो जाएगा। चलो, complete combustion of glucose yields energy, most of which is given out as heat. पूरा जब कंबशन होता है ना ग्लूकोज का, इससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो यहाँ पर देखो C6H12O6, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूकोज, और इसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कितना मोल ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन, और बना देता है वो क्या बच्चों? वो बना देता है 6 CO2 प्लस 6 H2O, और निकालता है वो एनर्जी, और किसके फॉर्म में निकालेगा एनर्जी? ATP के फॉर्म में निकालेगा। क्लियर हो गया? सो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स। यही एनर्जी यूज होती है दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सिंथेसिस हो रही है ना, अब तो सिंथेसिस होगा। अब जब एक बार एनर्जी रिलीज हो चुकी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस वहीं खत्म हो गया, लेकिन अब जो वो एनर्जी यूज की जाएगी कुछ बनाने के लिए, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए और हो गया होगा। आगे चलते हैं, ब्रीदिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स ब्रीद कैसे कर रहे हैं बच्चों? तो ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय कैटाबॉलिज्म? इट मीन्स ब्रेक डाउन, इट मीन्स ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हो रहा होगा ना, तो सारी लिबरेटेड एनर्जी, और नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट, सारी लिबरेटेड एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सेवरल स्टेप्स में। ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज, एक ही बार में थोड़ी ना ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ग्लूकोज एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, राइट। तो उसको भी बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे, बहुत सारे लेवल्स लगेंगे ऑक्सीडाइज करने के लिए। इट इनेबल्स सम स्टेप्स टू कपल रिलीज एनर्जी टू एटीपी सिंथेसिस। तो जितने भी स्टेप्स लगते हैं ना, हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा एटीपी बनता जाता है, एटीपी रिलीज होता चला जाता है। तो आगे चल के अभी हम लोग बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। नाउ, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 वाटर एनर्जी आर रिलीज। और जस्ट इसका उल्टा होता किसमें? फोटोसिंथेसिस में। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड एंड ऑक्सीजन वाटर are released, oxygen and water are released।
ठीक है। सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एब्सेंस ऑफ एयर वाले कंडीशंस के लिए अडेप्टेड रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स कैन और मे नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन लिव और दे कैन नॉट लिव। The others are obligate. Obligate anaerobes का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जिंदा रह पाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जिंदा रह ही नहीं सकते, उनको ऑक्सीजन का एब्सेंस ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। सो दोज आर नोन एज ऑब्लिगेट एनारोब्स। नाउ आगे चलो, ग्लाइकोलिसिस से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्लाइकोलिसिस एक पूरी तरीके से अब हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। चलो तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइको, जब वर्ड ग्लाइको आ जाए ना, कहीं पर भी वर्ड अगर ग्लाइको आ जाए तो समझ जाओ कि ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। लाइसिस का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है। लाइसिस क्या होता है? लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। चलो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस तो मैम समझ में आ गया, अब ये ईएमपी पाथवे क्या चीज है? तो ईएमपी पाथवे क्या है बच्चों? इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत की, जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को एक्सप्लेन किया सबसे पहले। ई स्टैंड्स फॉर एम्बडेन, एम स्टैंड्स फॉर मेयरहोफ एंड पी स्टैंड्स फॉर परनास। तो ये जो है ये साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इस पाथवे का नाम रखा गया है, इस ग्लाइकोलिसिस का नाम रखा गया, ठीक है, इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस का नाम रखा गया है। चलो भाई, तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनना, जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सारी बातें ध्यान से सुनने वाली चीजें हैं। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? पूरी तरह से उसे ऑक्सीडाइज नहीं किया जाएगा, स्टेप वाइज प्रोसेसेस होते हुए ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट की जाएगी, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, एंड इट विल कन्वर्ट टू पायरुविक एसिड। इट विल कन्वर्ट टू पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसी वजह से पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है? पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है ग्लूकोज का और वो कन्वर्ट हुआ है पायरुविक एसिड में। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आप खुद हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो ईस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो उसी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक करेगा और बनाएगा पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ग्लूकोज जो होता है ना बच्चों, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, C6H12O6 है ना इसका फॉर्मूला, C6, यानी कि कार्बन कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन पायरुविक एसिड जो है ना वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। अब भैया बैलेंस कैसे होगा? इसी वजह से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पायरुविक एसिड के, तो 3 × 2 जब आप करोगे तो 6 नंबर जो है वो रिटेन कर जाएगा। समझ में आया बच्चों कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के क्यों बन रहे थे? क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। Its scheme was given by Gustav Emden, Otto Meyerhof and J. Parnas, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। So it is known as EMP pathway। ये इन तीनों के नाम है। This is Emden, this is Parnas and this is Meyerhof। पहचान लो, नहीं आएगा एग्जाम में ठीक है। चलिए, इन एनारोब्स, एनारोब्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेस्पिरेशन करने के लिए, उनको एनारोब्स बोला जाता है। सो इन एनारोब्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप एरोबिक हो, अगर आप एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी।
तो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से काम नहीं चलेगा, अभी भी बहुत सारे प्रोसेसेस और होंगे जिसमें ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। लेकिन बच्चों जो एनारोब्स होते हैं, जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं पड़ती है, तो इसी वजह से उनमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। इट इज द ओनली प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के बाद जितनी भी एनर्जी उनको मिल गई, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। सो फॉर एनारोब्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। थोड़ा सा इस डायग्राम पर भी नजर डाला जाए क्या, ठीक है। चलो, तो ये ना एक सेल है, ये जो आप लाइट कलर का ये जो देख रहे हो ना पूरा सरफेस, दिस इज द साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, यहाँ से जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हो आप, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियन। सो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, दिस इज व्हाट, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म जो भी बोल सकते हो आप। साइटोसोल इसलिए बोला जाता है कि उस फ्लूइड में बहुत सारे सॉलिड सेल के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, तो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुई और वो बन गया पाइरूवेट। अब पाइरूवेट में O2 के एब्सेंस में, नो O2 प्रेजेंट लिखा हुआ है ना, नो O2 प्रेजेंट, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोल देंगे। वही पाइरूवेट जब इथेनॉल या लैक्टेट में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोल देंगे। और ये भी फिर साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा, देख रहे हो, दिस इज हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। और यही पाइरूवेट जाके एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और वेट कर लो, अभी मैं समझा दूंगी, सारी चीजें क्लियर करके समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ O2 प्रेजेंट है, तो O2 के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी तक यहाँ तक पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा था ग्लूकोज का और वो पाइरूवेट बन रहा था, लेकिन अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। क्लियर है, यहाँ तक आई गेस क्लियर हो जाना चाहिए। सो पाइरूवेट इज अ फोर्क इन द मेटाबॉलिक रूट। ये एक फोर्क की तरह काम कर, फोर्क कैसा होता है, कांटे वाला चम्मच जो होता है, ऐसे नूडल्स उसको करके खाते हो ना आप, तो दो वे निकल रहे हैं यहाँ से, 2 वेज आर कमिंग आउट, ठीक है। एक है इथेनॉल या लैक्टेट का फॉर्मेशन और एक है एसिटिल कोएंजाइम एंड एंटरिंग द C3 पाथवे या सिट्रिक एसिड साइकिल। चलो आगे चलते अब हम लोग। नाउ इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स में ग्लूकोज कहाँ से डिराइव हुआ है, सुक्रोज से। सुक्रोज क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बना था सुक्रोज, और किसके फॉर्म में स्टोर हुआ, मतलब सुक्रोज के फॉर्म में तो स्टोर हुआ, और ग्लूकोज का वो एक तरह से समझ लो कि पॉलीमर है, ठीक है। और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाय एन एंजाइम इन्वर्टेज। एक एंजाइम आती है इन्वर्टेज, उस एंजाइम के प्रेजेंस में सुक्रोज ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एल्डोज है और एक कीटोज है, ठीक है। These two monosaccharides readily enter glycolytic pathway। ये दोनों मोनोसैक्राइड्स हैं। मोनोसैक्राइड कौन है बच्चों, मोनोसैक्राइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये है मोनोसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड है सुक्रोज, ठीक है। चलो ये दोनों मोनोसैक्राइड रेडिली ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। अभी देखो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पहले क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जाना, पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस क्या है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट। अब सिंस ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बन जाते हैं। ये सारी चीजें हो रही है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है।
अब वो ग्लूकोज कहाँ से आया इसके बारे में बताया गया है कि जब फोटोसिंथेसिस हुई थी, जब सुक्रोज बना था, एक कार्बोहाइड्रेट बना था पॉलीमर के फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, तब उस पॉलीसैकेराइड का ब्रेक डाउन हुआ। जब वो पॉलीसैकेराइड ब्रेक डाउन करने लगी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स बनकर निकल गए। वही दोनों मोनोसैकेराइड एंटर करेंगे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लाइकोलिटिक पाथवे कुछ नहीं, ग्लाइकोलिसिस होने वाला जो पूरा रास्ता है ना, पूरा प्रोसेस है, उसी को कहते हैं। अब देखो, अब आगे चलते हैं। नाउ ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब ध्यान से देखना, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस अभी तो शुरुआत है कॉम्प्लिकेशंस की, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है इस चैप्टर में, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, फिर से बता देती हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस सिलेबस ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से पढ़ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोराइलेटेड? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, लिख लो ध्यान से। तो वो बन जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होता है? 6 बार होता है। ठीक है, बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। कितने, कौन सा एंजाइम होता है इनको बनाने के लिए, फॉस्फोराइलेशन करने के लिए? हेक्सोकाइनेज होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ इट इज देन आइसोमराइज्ड टू फॉर्म फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। आइसोमर्स पता है ना, आइसोमर्स तो आपको पता होंगे कि जो ये क्या बोलते हैं, कंपाउंड होता है या कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसके आइसोमर्स होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, एक एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जब आइसोमेरिज्म हुआ इनका, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का जब आइसोमेरिज्म हुआ तो वो आइसोमराइज्ड होकर के फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया। नाउ सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम, सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्लियर? चलो, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, आगे देखो। इट इंक्लूड्स 10 स्टेप्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। 10 स्टेप का है ये ग्लाइकोलिसिस या फिर EMP पाथवे। तो धीरे धीरे, हौले हौले, आराम से हम लोग सारे के सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे और सारी चीजें क्लियर करेंगे। ATP यूटिलाइज होता है 2 स्टेप में, इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये तो अभी आप लोगों का पहला स्टेप था, ये तो समझ में आ गया। इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, यानी कि तीसरा स्टेप। पहला स्टेप है ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा और वो बन जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, वो बन जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और उसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाएगी और वो बन जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ये दूसरा स्टेप है। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो फिर से कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, तो यहाँ पर ATP का एडिशन हुआ ना, ATP यहाँ पर यूटिलाइज की गई है कि नहीं? एक तो यहाँ पर यूटिलाइज की, ATP कन्वर्ट हुआ ADP में। ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई में से डाई बन गया, यानी 3 में से 2 बना, तो एक कहाँ गया? एक ऐड हुआ ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में फिर से ATP यूटिलाइज होती है, एक और ATP यूटिलाइज होगी और फिर से ATP चेंज हो जाएगी ADP में, फिर से 3-2 हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन जाएगा। एक ATP कहाँ गया? यहाँ आया।
फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट आ गए ना बच्चों, एक फॉस्फेट ऑलरेडी यहाँ पर था जब पहले वाले स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हुआ था, और एक फॉस्फेट यहाँ पर आ गया जहाँ पर एटीपी फिर से यूटिलाइज किया गया है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, और ये बन गया फर्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। आगे चलते हैं अब हम लोग, आगे चलो। नाउ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट हो जाएगी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जिसको हम DHAP कहेंगे, और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में जिसे हम PGAL कहेंगे। इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको ब्रेक डाउन हुआ, इसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, और ये ब्रेक डाउन करके क्या बना गया, एक PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया, और एक बना DHAP यानी कि ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। दोनों ही 3-3 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 से बट गया 2 3-3 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम IP से डिनोट करते हैं। ये कई जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको कहीं पर लिख डालो। ठीक है, तो PGAL यानी कि ये वाला जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, BPGA बन जाता है। PGAL जो है वो BPGA बन जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट यानी कि 2 H एटम्स रिमूव कर दिए जाते हैं PGAL से, और वो ट्रांसफर कर देते हैं NAD+ में, जिससे NAD+ रिड्यूस होकर NADH+ बना देती है। NADH और H+ अलग अलग बना देती है। जहाँ पर भी जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगी, ये तो आपको पता ही होगा। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलो, BPGA यानी कि बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बन जाती है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगी वो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक। देखो शुरू से एक बार थोड़ा सा पहले जाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था वो था ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दूसरा स्टेप था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या हो गया, तीसरा ये रहा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, जब एक बार फिर एटीपी यूटिलाइज हुई। चौथा स्टेप क्या था कि इसकी स्प्लिटिंग हो गई DHAP और PGAL में। दिस वाज द फोर्थ स्टेप। PGAL फिर ऑक्सीडाइज होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और बना लेगा वो BPGA को। तो दिस वाज द फिफ्थ स्टेप, दिस वाज द फिफ्थ स्टेप। ठीक है, नहीं PGAL अलग हो गया और DHAP अलग हो गया, तो दिस वाज द फिफ्थ स्टेप, और ये इसको हम सिक्स्थ स्टेप कहेंगे। अब इसके दौरान रिडॉक्स इक्विवेलेंट को दो रिडॉक्स इक्विवेलेंट यानी कि H+ आयंस H एटम्स को रिमूव कर दिया जाता है और वो NAD+ के साथ जुड़ के बना देता है NADH+H+, और ये वाला स्टेप जो है दिस इज सेवेंथ स्टेप। दिस इज, ये कौन सा स्टेप है, सेवेंथ स्टेप है। BPGA becomes 3-phosphoglyceric acid yielding energy. This energy is trapped by the formation of ATP. तो लास्ट में क्या होता है, BPGA जो है वो 3-phosphoglyceric acid बन जाती है और एनर्जी रिलीज करती है। ये एनर्जी ATP के बनाने के लिए काम आ जाती है, ATP को बनाने के लिए ये काम आ जाएगी। नाउ ATP is also formed when phosphoenol pyruvate converts to pyruvic acid, है ना। जब PEP कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में तब भी ATP बन जाएगा।
है कि नहीं? इन ग्लाइकोलिसिस 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बेसिकली क्या हुआ, सारे स्टेप्स हो गए। ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP मॉलिक्यूल डायरेक्टली बन जाता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो उसका जो मेटाबॉलिक फेट है वो डिपेंड करेगा सेलुलर नीड पर। अब सेलुलर नीड का क्या मतलब है कि उस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, उस सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए या थोड़ी कम एनर्जी चाहिए, उसके हिसाब से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसके हिसाब से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती या फिर घट जाती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे क्लियर है। अब देखो फिर से एक बार हम लोग इसे दोहरा लेते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एक सेकेंड, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, चौथा, 3 और 4 हो गया। फ्रक्टोज नहीं, 3 ही तो हुआ, फ्रक्टोज 6 बाइफॉस्फेट, ये चौथा प्रोसेस हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा प्रोसेस हो गया। अब फिर ये 7वां और 8वां, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, यानी कि पूरे 10 स्टेप का ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से कन्वर्ट फॉस्फोराइलेशन हुआ है, एटीपी का एडिशन हुआ है, वो बनाया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमराइजेशन हुआ है, बना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से फॉस्फोराइलेशन हुई है, बनाया है वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ब्रेक डाउन करता है और 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगा, एक बना लेगा ग्लिसरल्डिहाइड या फिर क्या बोलते हैं फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, एक बन जाएगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है PGAL जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस बाइफॉस्फेट में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस बाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर से वहां पर क्या बन रही है, ATP बन रही है। ADP से ATP बन गया, यानी एडिशन हुआ फॉस्फेट का। सो 2 into ट्रायोस फॉस्फेट एंड देन 2 into 2 फॉस्फोग्लिसरेट में वो कन्वर्ट हुआ। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन को हटा के, एंड फिर 2 PEP मॉलिक्यूल जो है वो 2 पाइरुविक एसिड बनाता है। तो जो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड टू कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। तो इतनी आसानी से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में नहीं चेंज होता, इट रिक्वायर्स ऑल दीज 10 स्टेप्स। उसके बाद ही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड का कंपाउंड मॉलिक्यूल देता है। क्लियर है बच्चों? तो ग्लाइकोलिसिस आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो इन डिफरेंट सेल्स पायरुविक एसिड इज हैंडल्ड इन 3 वेज। अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से हम पायरुविक एसिड को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, उसके बाद हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराएंगे, फिर हम एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। अब एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे, व्हाट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। चलो, सो फर्मेंटेशन क्या है बच्चों? इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। पहले से ही हम लोग इस चीज को जानते हैं, बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो। इट अकर्स इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ऑब्वियस सी बात है, एनारोब्स आपको ऐसे ही नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जो एनारोब्स होते हैं, है ना। कुछ ऐसे यूकैरियोट्स भी होते हैं जो एनारोब्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, क्या क्या अलग अलग टाइप्स है फर्मेंटेशन की? एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ना बच्चों, इसमें
पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। तो जो एंजाइम होती है ना पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये कैटालाइज करती है इन रिएक्शंस को। आपको पता ही है कि एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन को या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना या तो रेट ऑफ रिएक्शन घटाना। जो बढ़ाते हैं उसको प्रमोटर बोला जाता है, जो घटाते हैं उसको इनहिबिटर बोला जाता है। तो हियर दे एक्ट एज प्रमोटर्स, ठीक है। जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई होता है। तो उसके सेल के अंदर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बन रहा होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट को, ड्राई ईस्ट को हम लोग बेकरी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा तो बेकरी में जब हम लोग ईस्ट को यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि डो प्रिपेयर करने से पहले हम ड्राई ईस्ट डालेंगे, इसी में डो प्रिपेयर करेंगे और माइक्रोवेव थोड़ी देर तक उसको छोड़ के फिर अवन में डालेंगे तो वो बहुत ही पफी सा ब्रेड या केक या कुछ भी ऐसा बन के निकलता है। जो पफीनेस होती है ना, दैट इज ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल रही है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस डो में ट्रैप हो जाती है, जिसके वजह से वो पफीनेस आता है। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. तो जितने भी ब्रूअरी इंडस्ट्रीज है, जितने भी अल्कोहल बनाने वाले इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जितना भी अल्कोहल बनता है जैसे कि वाइन है, रम है, बियर है, वोडका है, ठीक है, ये सारे जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है ना, इन सब में ईस्ट का यूज़ होता है। इन सब में ईस्ट का यूज होता है। इथेनॉल एक्चुअल में अल्कोहल ही तो है, इथेनॉल अल्कोहल ही तो है। अब उसी को अलग अलग तरीके से प्यूरिफाई कर दो तो अलग अलग कैटेगरी के अल्कोहलिक बेवरेजेस बन जाते हैं। अगर प्यूरिफाई नहीं करो तो वो रॉ बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बियर एंड वाइन। इट इज व्हाट? इट इज नॉन फिल्टर्ड, ठीक है, अनफिल्टर्ड होता है वो। इसी वजह से नहीं, अनफिल्टर्ड वो नहीं होता है, फिल्टर्ड होता है वो, ठीक है, वो फिल्टर्ड होता है। अनफिल्टर्ड होता है रम, विस्की, वोडका, ये सब, ठीक है। चलो, तो ईस्ट ना क्या करेंगे, खुद को ही खत्म कर देंगे, मार देंगे जब अल्कोहल का परसेंटेज 13% रीच कर जाएगा। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है? अब देखो, पायरुविक एसिड ना इसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो लैक्टिक एसिड बना देते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो लैक्टिक एसिड बना देते हैं। कुछ एनिमल्स में ऑक्सीजन इनएडिक्वेट अमाउंट में मिलता है। लास्ट ईयर पढ़ा था ना, क्लास 10th में तो पढ़ा था ये चीज़, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को कि क्रैम्प्स वगैरह क्यों आते हैं एथलीट्स के मसल्स में। अभी याद होगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड कप सीरीज चल रही थी, टूर्नामेंट चल रहा था, तो लास्ट सेकंड जो मैच था इंडिया का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, है ना, उसमें शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों को ही क्रैम्प्स आ गए थे, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो क्रैम्प्स क्यों आए? ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी की वजह से उनके मसल के सेल्स में जब रेस्पिरेशन हुआ ताकि एनर्जी मिले उसके मसल को और वो अच्छा परफॉर्म कर सके, तो उनके मसल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से होने लगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो नतीजा था, जो रिजल्ट था, वो क्या था? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन था। तो वो लैक्टिक एसिड जब अक्यूमुलेट कर जाती है मसल के सेल्स में, तो मसल्स फ्लेक्सिबल होकर काम नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और वेरेवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनी एक्टिविटी वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, pyruvic acid in muscle cells is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase is the enzyme that converts the pyruvic acid into lactic acid. Clear है?
यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो ड्रॉबैक्स क्या क्या है फर्मेंटेशन के। एक तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही हो जाता है ना कि अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं है, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी बच्चों? कितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना वो बहुत ही कम होगा। सो एनर्जी प्रोडक्शन इज लिमिटेड, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी in glucose is released and not all of it is trapped is as high energy bonds of ATP। ये तो बहुत ही सिंपल सी और कॉमन सी बात है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो कैसे ही कोई हाई एनर्जी बॉन्ड्स बना पाएगा? एटीपी के साथ नहीं बना पाएगा ना, तो एनर्जी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। हजार्डस प्रोडक्ट्स बनते हैं, हजार्डस प्रोडक्ट्स में आ जाता है एसिड या अल्कोहल, दीज आर फॉर्म्ड। क्लियर है? सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फर्मेंटेशन। अब हम लोग फाइनली आगे चलते हैं और बढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अभी तक आप लोगों ने जो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस पढ़ा है वहां पर ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पायरुवेट बनाना था, लेकिन अब एरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो गया है। और ये रेस्पिरेशन कहाँ पर होगी बच्चों? ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए इसमें से, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको करते हैं। मतलब हम नहीं करते, ये अपने आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर हो रहा होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और पावर का मतलब ही एनर्जी है। मतलब फिजिक्स के टर्म्स में तो पावर अलग है और एनर्जी अलग है, लेकिन बायोलॉजिकल तो हम यही कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत पावर है, तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है ना। तो फॉर दिस पायरुवेट जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? साइटोप्लाज्म में पहले तो पायरुवेट बना, अब वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो भी चीजें होंगी ना बच्चों, वो सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। अभी तक जो भी चीजें हो रही थी वो सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी, अब जो भी चीजें होंगी वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारे स्टेप्स पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के। सो क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, सबसे पहले क्या होगा? देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। धीरे धीरे हम सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेंगे और हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को छोड़ देंगे। इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पहले तो ये होगा। दूसरा क्या है? पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ H एटम्स। जो H एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको हम एक दूसरे पे पास ऑन करते चले जाएंगे टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में पास ऑन करेंगे और धीरे धीरे करके ATP भी बनती चली जाएगी। इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पहला स्टेप था, जो पहला फेज था, पहला इवेंट था, दैट वाज हैपनिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब जो सेकेंड वाला क्रूशियल इवेंट है, जो सेकेंड फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो हो रहा होगा इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। आगे चलो, अब देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? -CO2, इसमें से एक CO2 निकाल दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डिहाइड्रोजनेस। व्हाट इज पायरुविक डिहाइड्रोजनेस? इट इज एन एंजाइम। क्लियर? इट रिक्वायर्स कोएंजाइम सच एज NAD+ एंड कोएंजाइम A। ये कुछ कोएंजाइम्स को भी रिक्वायर करता है। कोएंजाइम क्या है? वो भी एक तरह के हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं।
हाई एनर्जी प्रोटीन से, प्रोटीन हर जगह जरूरत पड़ती है ना बच्चों, कोई भी काम करना है तो प्रोटीन की तो जरूरत पड़ेगी। जिम जाने वाले लोग क्यों प्रोटीन लेते हैं? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा या कोई भी चीज़ें हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोटीन जरूरी है तो जरूरी है। प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर वो कोएंजाइम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। कोएंजाइम का काम ही होता है किसी भी रिएक्शन को प्रमोट करना, किसी भी रिएक्शन को फीजिबल बनाना, वो रिएक्शन कंप्लीट कराना। तो कोएंजाइम्स आर प्रेजेंट, जैसे कि NAD+ और कोएंजाइम A। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इस प्रोसेस में ना जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ पायरुविक एसिड का, तो 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने, CO2 बाहर निकला, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने, और फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से 2 NADH बन गया। द एसिटिल कोएंजाइम A एंटर्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल। अब इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों पड़ा है बच्चों? इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि हैंस क्रेब्स ने सबसे पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, सबसे पहले इसे इलुसिडेट किया था। इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है ना, हम साइकिल का नाम उसी के नाम से रख देते हैं। किसी भी साइकिल का नाम अगर रखा जा रहा है, मान लो सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बना होगा वो सिट्रिक एसिड बना होगा। ऐसा होता है, दिस इज द रूल, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल अभी आप लोगों को घोल के पिलाती हूँ। अब देखो ध्यान से, पेड बैच वाले बच्चे तो मतलब एकदम ही फैन हो गए क्रेब्स साइकिल के, जब मैंने उनको पूरा क्रेब्स साइकिल समझाया। बहुत सारे बच्चों को क्लियरली नहीं समझ में आता है एंड बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है। क्रेब्स साइकिल नाम सुनकर ही इतना ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। अभी कुछ नहीं है, अभी मैं बताती हूँ। सो TCA या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल वाज फर्स्ट इलुसिडेटेड बाय हैंस क्रेब्स, ठीक है। इसके कितने सारे नामों से जाना जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से जाना जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है, क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था। अब देखो पहला स्टेप देखो क्या है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का क्या हुआ? कंडेंसेशन हो गया एसिटिल ग्रुप के साथ, और वाटर, ताकि वो फॉर्म करेगा साइट्रिक एसिड। पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बना बच्चों? पहला स्टेबल कंपाउंड बना सिट्रिक एसिड। क्या बना? सिट्रिक एसिड। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि रुको, पाइरुवेट है, ठीक है, पाइरुवेट है, तो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आया कहाँ? तो जब पाइरुवेट एंटर करता है ना इस साइकिल में, तो पहले से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनी हुई होती है, क्योंकि ये साइकिल है तो पहले का भी बना हुआ कुछ चीज तो होगा ना। तो अब देखो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का एसिटाइलेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ उसके एसिटिल ग्रुप का, ठीक है। तो वो बन गया क्या? वो बन गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, और ऑक्सैलोएसिटिक 4 कार्बन कंपाउंड है। बैलेंस तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो एसिटिल कोएंजाइम जब बनी थी पाइरुवेट से, तो एसिटिल कोएंजाइम ए ना 2 कार्बन कंपाउंड है, वो तो ऐड हुई ना इस साइकिल के अंदर, वो ऐड हुई, वही तो घुसा ना साइकिल के अंदर। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो पहले से बना हुआ था इस साइकिल में वो 4 कार्बन था, एसिटिल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन है, इन दोनों का जब कंडेंसेशन हुआ तो बन गया सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन है। पहला स्टेप कंप्लीट, 6 कार्बन का कंपाउंड बन चुका है, दैट इज नोन एज सिट्रिक एसिड, और उसी का पहला स्टेबल कंपाउंड के नाम पर इस साइकिल का नाम पड़ा, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसे हम क्रेब्स साइकिल भी बोल देंगे और इसी को हम TCA साइकिल भी बोल देंगे। चलो अब ध्यान से हम लोग सुनते हैं। अच्छा, एंजाइम का नाम भी यहाँ पे जरूरी है, तो साइट्रेट सिंथेटेज का नाम है,
साइट्रेट सिंथेटेज के हेल्प से कंडेंसेशन हो गई और बन गया सिट्रिक एसिड। द कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हुई ना। डी का पहला क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन ही तो होती है, यानी कि CO2 निकल गया बाहर, एक CO2 बाहर निकला है सिट्रिक एसिड बनने के बाद। ध्यान से सुनना, सिट्रिक साइट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रेट, वो तो ठीक है, वो अलग बात है। साइट्रिक एसिड जो है वो आइसोसाइट्रिक में चेंज हो जाती है, साइट्रेट जो है वो आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। सेकेंड प्रोसेस तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था ना, आइसोमराइजेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बस उसी तरीके से, उसको इतना टेंशन वाली बात नहीं है। चलो थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप क्या है TCA साइकिल का, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, दिस इज अल्फा नॉट म्यू, अल्फा है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है यानी कि CO2 रिमूव होगी, यहाँ पे CO2 रिमूव हुआ है। अब सिट्रिक एसिड में से अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं तो बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या हो गया, एक 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, यानी कि सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था उसमें से एक कार्बन कंपाउंड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल गया बाहर तो एक 5 कार्बन कंपाउंड बना जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब देखो फिर से बच्चों, फिर से एक बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी फिर से हमें एक और CO2 हटाना है। अब 5C के जगह 4C होने वाला है, क्या होने वाला है, 5C के जगह 4C, 5 कार्बन कंपाउंड के जगह 4 कार्बन कंपाउंड होने वाला है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन जब होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का तो बन जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, और सक्सिनिल कोएंजाइम में क्या है, ऑब्वियसली 4 कार्बन कंपाउंड है, ऑब्वियस सी बात है वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलो फिफ्थ स्टेप अब हम लोग देखेंगे, सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में और एक GTP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होती है। यहाँ पर एक GTP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होती है जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। ये बस ध्यान रखना है, GTP क्या है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, जिस तरह से ADP और ATP है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड बन गया गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ये तो मतलब उसकी बात हो गई ना कि जो भी कार्बन कंपाउंड बन गया तो वो न्यूक्लियोटाइड बन गया, GDP बन गई, ठीक है। और GTP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाती है GDP से GTP, ठीक है। इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP कन्वर्ट हो जाएगा GDP में विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। जिस समय GTP से GDP बन रहा होगा उसी समय ADP से ATP बन रहा होगा। समझ जाओ क्या हो रहा है। GTP से GDP बन रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया बाहर, वो फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ मिक्स हुआ, ADP के साथ, और बनाया क्या, ATP। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बिकम्स गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट कहाँ गया, ADP बोलता है लाओ मेरे पास लाओ, तो ADP और प्लस फॉस्फेट बना लिया ATP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट बना लिया ATP। अब वो तो हो गया, एक ATP बन चुका है। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट एंड देन टू मैलेट, क्या बना, पहले इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैलिक एसिड बना, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, मैंने कहीं पर भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बोला है। इसके बाद एक बार सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बन चुका ना, एक बार सक्सिनेट कोएंजाइम ए बन गया या फिर सक्सिनिक एसिड बन गया, यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ 2 जगह पर हुई है। कहाँ पर हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ पर हुई है, 2 जगह पे, शुरुआत के जो 2 जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुए जा रहा है। तो सक्सिनिक एसिड बन रही है फ्यूमरिक एसिड बन रही है मैलिक एसिड, ठीक है, और फिर ऑक्सीडेशन होगा मैलेट का या फिर मैलिक एसिड का और बन जाएगा वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर भी 4C, यहाँ पर भी 4C और यहाँ पर भी 4C, फिर यही 4C 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है
6 कार्बन कंपाउंड जब एसिटिल कोएंजाइम ए दूसरे लॉट का एरोबिक रेस्पिरेशन करवाकर जब आ रहा होता है, यानी एक बार तो ये साइकिल चल पड़ी, बना क्या, एक बन गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अब जो इसके बाद फिर से ग्लाइकोलिसिस बना हुआ है, पायरुवेट बना है, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटिल कोएंजाइम ए में, अब वो एसिटिल कोएंजाइम में फिर से इस साइकिल में एंटर करेगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन करके बनाएगा सिट्रिक एसिड, और फिर से ये वाली साइकिल रिपीट हो जाएगी। सो दिस वाज क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। अब देखो, at 3 points of TCA cycle NAD+ is reduced to NADH और H+। 3 जगहों पर ऐसा हुआ है। कौन कौन से जगहों पर ऐसा हुआ है बच्चों? एक यहाँ पर हुआ है और एक यहाँ पे हुआ है और एक यहाँ पर हुआ है। 3 पॉइंट्स में ऐसा हुआ है। एक पॉइंट में FAD जो है वो रिड्यूस हो गया है FADH2 में। कहाँ पर हुआ है ये काम? ये यहाँ पर हुआ है, सक्सिनेट से जब मैलिक एसिड बन रहा था तब। सो कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन of acetyl coenzyme A via TCA cycle requires continued replenishment of oxaloacetic acid. It requires regeneration of NAD+ and FAD from NADH and FADH2. तो जैसे जैसे हम इस साइकिल का पहिया घुमाते जाएंगे वैसे वैसे हमें ऑक्सैलोएसिटिक का रिप्लेनिशमेंट मिलता जाएगा, और जैसे जैसे रिप्लेनिशमेंट मिलेगा वो रिक्वायर करेगा, उसको चाहिए होगा NAD+ और FAD। किससे किससे चाहिए होगा? NADH और FADH2 से चाहिए होगा, तभी तो उसमें से H को रिमूव करेंगे और हमें मिलेगा NAD+ और FAD, है ना। ये क्या है? NAD+ FAD, ये सारे हैं कोएंजाइम्स, ये सारे हैं हाई एनर्जी प्रोटीन्स। क्लियर है बच्चों? तो पूरा का पूरा साइकिल अब आपको क्लियर हो गया है। समरी देखो क्रेब्स साइकिल की, पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD+ प्लस 2 H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बना देता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 4 NADH का मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं, FADH2 बनता है और ATP बनती है। इतनी सारी चीजें बन जाती हैं क्रेब्स साइकिल में। So thus a glucose is broken down to give 6 CO2, 8 NADH, H+, 2 FADH2 और 2 ATP। क्यों? ये दो कैसे हो गए? क्योंकि शुरू में हमें 2 पायरुविक एसिड मिलता है, तो जितने ज्यादा पायरुविक एसिड मिलेंगे इनके सारे प्रोडक्ट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल हमने यहाँ पर समराइज कर दिया डिटेल में। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब बचा है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अब बचा है। अब ये भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्या चीज है भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इट इज द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थ्रू which electron passes from one carrier to the another. This is to release and utilize energy जो कि स्टोर हुआ था NADH+ और H+ में FADH2 में, जो TCA साइकिल के टाइम पे बन रहा था, याद होगा ना। अभी उसी का क्या होगा? मेटाबॉलिक पाथवे बनेगा, ये यूटिलाइज करेंगे एनर्जी को। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू O2 टू फॉर्म H2O। अब देखो धीरे धीरे क्या क्या चीजें हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स जो NADH में थे वो ऑक्सीडाइज होंगे NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1 से, ये इस कॉम्प्लेक्स से क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यूबिक्विनोन में। यूबिक्विनोन इज द क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, located within the inner membrane. Ubiquinone also receives reducing equivalent via FADH2. FADH2 क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 2 हो गया। That is generated during oxidation of succinate in citric acid cycle. अब जो रिड्यूस हुआ है यूबिक्विनोन, वो यूबिक्विनोल या QH2 जो भी है, इट इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बन जाएगा वो साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स, और वो साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स कहलाएगा कॉम्प्लेक्स 3, वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स 3।
साइटोक्रोम सी जो है ना एक छोटा सा प्रोटीन है जो अटैच होता है इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में, इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4। कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जो कंटेन करेगा साइटोक्रोम ए और A3 और 2 कॉपर के सेंटर्स। ये सारी चीजें ये कंटेन करेगा। आपको इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रखने हैं और क्या बन रहा है ये याद रखना है। When the electrons pass from one carrier to the another via complex 1 से 4, they are coupled to ATP synthetase enzyme, जिसको हम complex 5 कहेंगे ताकि वो ATP का प्रोडक्शन कर सके। अब कितने नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस हुए वो डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। तो एक NADH से बना 3 ATP और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से बना 2 ATP। यहाँ पर पूरी समरी है। कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 इज FADH2 और ये सारी चीजें कहाँ बनी थी? TCA साइकिल में बनी थी। कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और कॉम्प्लेक्स 4 है ATP सिंथेटेज, ठीक है। अब देखो इन एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। ज्यादा ऑक्सीजन का रोल इसमें है नहीं, ठीक है। येट ऑक्सीजन फिर भी बहुत वाइटल है क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रही है। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना चीजों का, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। अब अगर हम कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सो ऑक्सीजन जो है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहलाती है ताकि लास्ट में वो पानी बना सके, H2O बना सके। In respiration, energy of oxidation reduction is utilized for the phosphorylation, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। कुछ नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है, कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, कहाँ कहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं ताकि ATP का प्रोडक्शन हो सके। इट इज ऑल अबाउट दैट बच्चों, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिफरेंट होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से। कैसे? क्योंकि वहां पर लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लेते हैं। NADH प्लस H+ में कॉम्प्लेक्स 1 ऐड हुआ, बन गया वो Q। कॉम्प्लेक्स 2 यानी कि जब सक्सिनेट से कॉम्प्लेक्स 2 आया फिर वो बनाया कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 3 से बना साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C से बन गया वो ऑक्सीडेज और फिर लास्ट में पानी बाहर आ गया। दैट्स इट, बस यही है और ATP का प्रोडक्शन भी होता चला गया। सो नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ETS इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसिस ATP बाय ATP सिंथेटेज, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 था। ATP सिंथेज जो है उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है F1 हेड पीस। F1FO पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था सेल वाले चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। तो ये वही F1FO पार्टिकल हैं। तो F1 जो है उसको हेड पीस बोला जाता है, ठीक है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। FO जो है उसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। FO अंदर पाए जाते हैं, F1 बाहर पाए जाते हैं। सो 2 कंपोनेंट्स हो गए ATP के, ATP सिंथेटेज के। नाउ F1 हेड पीस जो है वो साइट है ATP सिंथेसिस का फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। PI जहां पर लिखा होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। FO जो है ये एक चैनल बनाता है जिसमें से प्रोटॉन्स जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अब देखो, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर ATP प्रोडक्शन। जो प्रोटॉन है ना, जो पैसेज है प्रोटॉन्स का, वो क्या होता है, एक कैटालिटिक साइट में कपल बैक कर दिया जाता है ताकि F1 कंपोनेंट क्या हो सके, बना सके ATP को। F1 कंपोनेंट ATP को बना सके। F1 कंपोनेंट का काम होता है ATP सिंथेसिस।
FO कंपोनेंट का काम होता है टू मेक अ चैनल फॉर द प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, क्लियर है। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2H plus passes through FO from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। तो जितने भी ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयन पास कर रहा है FO के थ्रू इंटरमेम्ब्रेन के तरफ से टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जैसा प्रोटॉन प्रेजेंट है वैसा वो मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज द होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइटो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4 एंड फाइनली 5। और इसी 5 में क्या प्रेजेंट है, F1FO पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के हिसाब से एक चैनल क्रिएट करेगा और हर एक ATP सिंथेसिस में 2H+ के आयंस जो है वो मूव इन करवाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, दैट इज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो नेट गेन कितना हुआ ATP का, हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो हम कैलकुलेट करेंगे। ऑल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और ETS अकर सीक्वेंशियली एंड ऑर्डरली। सबसे पहले जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है वैसे वैसे सारी साइकिल कंप्लीट हुई है। सो NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस वो ट्रांसफर हुई माइटोकॉन्ड्रिया में और उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। जो इंटरमीडिएट थे पाथवे में वो यूज नहीं हुए इन द सिंथेसिस इन टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स। जो इंटरमीडिएट्स थे उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। सो ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ऑल अदर ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स आर नॉट एंटर्ड इन द पाथवे एट एनी स्टेज। ग्लूकोज के अलावा कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट जो है वो एंटर नहीं करता है पाथवे में किसी भी स्टेज में। सो इन अजम्पशंस को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सारे पाथवे ना साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं और एक के बाद एक वर्क नहीं कर रहे होते हैं। सबस्ट्रेट जो एंटर करेंगे पाथवे में वो विड्रॉ कर जाएंगे वहां से जब भी नेसेसरी होगी, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ATP यूटिलाइज होगा जब और जहां उसकी नीड होगी वहां पर। एंजाइमेटिक रेट्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, मीन से। So such calculations are used to appreciate the efficiency of the living system in extraction and storing energy। अब एक बार हम लोग फटाफट से इसका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या बना, 2 ATP तो डायरेक्टली बनी और 2 मॉलिक्यूल NADH के बने जिससे 6 ATP बना। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 NADH बने जिससे 6 ATP बना। TCA साइकिल में 18 ATP, 4 ATP और 2 ATP, 2 GTP से 2 ATP बनी, 2 FADH से 4 ATP बना और 6 NADH से 18 ATP बना। क्लियर है? तो टोटल 38 ATP बना। सो 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर स्पेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग 2 NADH मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। याद है मैंने आपको बताया था कि जब ग्लाइकोलिसिस हो गई ना तो पाइरुवेट को हम ट्रांसफर करते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एनर्जी खर्च होती है। कितनी एनर्जी खर्च हुई? 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च हो गया। तो नेट गेन कितना हुआ? 38 तो गेन हुआ और 2 ATP खर्च हुआ, यानी कि टोटल 36 ATP का हमें नेट गेन हुआ है बच्चों, ठीक है। एम्फीबॉलिक पाथवे, एक बार हम लोग फटाफट से एम्फीबॉलिक पाथवे भी देख लिया जाए। सो ग्लूकोज जो है ना एक फेवर्ड सब्सटेंस तो होता है रेस्पिरेशन के लिए, ये तो सबसे अच्छा माना जाता है सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन कराने के लिए, लेकिन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट तो होते ही हैं रेस्पायर, उसके साथ साथ भी दूसरे सबस्ट्रेट्स भी रेस्पायर होते हैं जैसे कि फैट। तो फैट ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, फैटी एसिड डिग्रेड हो जाती है एसिटिल कोएंजाइम में और फिर वो पाथवे एंटर करती है। याद है एसिटिल कोएंजाइम में जो 2 कार्बन वाला था, 2 कार्बन प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का 4 कार्बन गिव्स सिट्रिक एसिड जो कि 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे एसिटिल कोएंजाइम में बना। प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगी इनटू प्रोटियोजेज और अमाइनो एसिड। तो हर एक अमाइनो एसिड
का डीएमिनेशन होगा, यानी अमाइन ग्रुप उसमें से निकलेंगे और फिर वो वही पाथवे में एंटर कर जाएंगे क्रेब्स साइकिल में जैसे पहले कर रहे थे एज पायरुवेट या फिर एसिटिल कोएंजाइम। तो ये है एम्फीबॉलिक पाथवे। अब जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ना, वो जनरली कंसिडर होता है कैटाबॉलिक पाथवे की तरह, और वो इन्वॉल्व करता है एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म भी, यानी सिंथेसिस भी किसी चीज की तो हो रही है और ब्रेकडाउन भी किसी चीज का हो रहा है। तो जहां पर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होगा वहां पर हम उसे एम्फीबॉलिज्म कहेंगे, इसीलिए इस पाथवे का नाम है एम्फीबॉलिक पाथवे। सो फैटी एसिड ब्रेक डाउन करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए में बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म को नीड होती है फैटी एसिड सिंथेसाइज करने की, वही एसिटिल कोएंजाइम में विड्रॉ कर जाता है रेस्पिरेटरी पाथवे से और वो बना देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स और फैट्स हमें मिल जाती हैं। उसी तरह ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी इमीडिएट्स इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व। जब जरूरत पड़ेगी तो ब्रेकडाउन होगा और उससे हमें एटीपी मिलेगी, और जब जरूरत नहीं होगी, जब हमारे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होगी, तब वही रेस्पिरेटरी पाथवे को छोड़ देगा और एमिनेशन करवाकर प्रोटीन बना लेगा अमाइनो एसिड से। क्लियर है? नाउ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट टॉपिक, वो सेकेंड लास्ट टॉपिक था, दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या रेस्पिरेटरी रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। O2 चाहिए था ना रेस्पिरेशन करने के लिए, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। CO2 इवॉल्व हुआ ना बाहर की तरफ, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं इसके ऊपर, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के ऊपर। तो RQ डिपेंड करता है कि किस तरह का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो जाता है 1, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड O2 कंज्यूम होती है। एंड प्रोटीन के लिए, फैट के लिए वो लेस देन 1 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो 1 से कम ही होता है, मोस्ट प्रेफरेबली 0.7 होता है। प्रोटीन में 0.9 होता है, उसमें भी ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली थोड़ा कम इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली क्रेब्स साइकिल में, जो कि बच्चों का मोस्ट डिमांडिंग डिफिकल्ट टॉपिक होता है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वन शॉट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय बच्चों।